आपकी प्रॉपर्टी में स्वागत है आपका। और रेरा गुरुग्राम के चेयरमैन डॉक्टर के खंडेलवाल, उनसे हम बात कर रहे हैं। बात यही कि जो इतने सारे प्रोजेक्ट हैं, बहुत सारी ऐसी शिकायत आती हैं कि सालों निकल जाते हैं, प्रोजेक्ट को पूरे करने की कोशिश की जाती है लेकिन नहीं हो पाते हैं। और उसमें जो बड़ी चीज़ है वो ये भी आती है कि उनको बहुत सारा टाइम दिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी स्थिति जो घर देने की है, जिनको आशियाना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। सर, ऐसी स्थिति में कि आपने जो टाइम लिमिट थी वो भी दे दी, उसके बाद जो एक्सटेंशन देना था वो भी दे दिया, लेकिन स्थिति जस की तस बनी रहती है। उस स्थिति में क्या, कहाँ जाए बायर? देखिएगा कि इस प्रकार के जो मामले होते हैं, उस मामले में अथॉरिटी क्या रुख अख्तियार करे और पब्लिक इंटरेस्ट में क्या है, इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए इस कानून की पृष्ठभूमि में जाना जरूरी है जी। ये कानून जब आया, कानून क्यों आया कि बहुत सारे ऐसे प्रमोटर्स थे जिन्होंने प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया, एलओटी से पैसा ले लिया, प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो बीच में काम रुक गया, वो एलओटी जिनका पैसा उन्होंने लिया, जिन्होंने उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया, उनका पैसा अटक गया। प्रोजेक्ट शुरू भी हुए, बीच में फिर बंद हो गया, फिर शुरू हुआ, फिर बंद हो गया। इस प्रकार के बहुत सारे मामले थे। तो जहां एबनॉर्मल डिले थे, जहां एलओटीज का हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट जो की गई और वो फंस गई, ऐसी स्थिति में उन एलओटीज को इस तरीके की समस्याओं से निजात दिलाने के लिए ये कानून आया 2016 में। 1 मई 2017 को ये कानून पूर्ण तरीके से लागू हुआ। अब क्या हुआ कि 1 मई 2017 के बाद जो भी प्रोजेक्ट आएंगे वो न्यू प्रोजेक्ट्स कहलाए, और उन प्रोजेक्ट्स के लिए प्रमोटर जो है जब अप्लाई करता है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वो डिक्लेयर करता है कि मैं इस प्रोजेक्ट को इस समय सीमा में पूरा कर दूंगा, यानी वो टाइम देता है, इस टाइम तक ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार जो प्रोजेक्ट्स पहले चल रहे थे, जो अभी पूरे नहीं हुए हैं, चाहे वो रुके हुए थे, चाहे वो उनका टाइम पीरियड बचा था, जो भी कुछ स्थिति थी, 1 मई 2017 को उन सभी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स को जो कंप्लीट नहीं हुए थे, उनसे भी कहा गया कि आप रजिस्ट्रेशन को अप्लाई करिएगा। और रजिस्ट्रेशन को अप्लाई करते समय उन्होंने भी एक टाइम पीरियड देना था जिसमें उन्हें इस प्रोजेक्ट को पूरा करना है। यानी इस एक्ट के जो सेक्शन 4 है, उस 4 के तहत इन्हें यह डिक्लेयर करना था कि इस टाइम पीरियड में इस प्रोजेक्ट को मैं अब पूरा कर दूंगा। अब देखिए क्या हुआ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में। एक प्रोजेक्ट का लाइसेंस 2008 में मिला, 12 को उसने कहा कि लोगों से कहा 4 साल में पैसे दे दूंगा मैं, 12 निकल गई, 13 निकल गई, 16 भी आ गई, 17 भी आ गई और प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ। यानी मिजरेबली फेल हुआ प्रमोटर उस प्रोजेक्ट को टाइम में पूरा करने में। जब ये कानून आया तो कानून ने उसको एक अवसर और दिया, बोला भाई ठीक है, अब तक तू नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, अब आगे तो तू बता दे किस समय सीमा में इसको पूरा कर देगा। समय सीमा उसने बतानी थी। जब प्रमोटर ने एक नई समय सीमा दे दी कि सीमा में पूरा कर दूंगा इस प्रोजेक्ट को, चल रहा है, उस समय सीमा में वो नहीं करता तो उसके खिलाफ पिनल प्रोसीडिंग हो सकती है। उनकी परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए कई मामलों में जब वो प्रोजेक्ट पूरे नहीं हुए तो उन्होंने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया। इस कानून में केवल 1 वर्ष का ही एक्सटेंशन मिल सकता है जी। जब तक परिस्थितियां ऐसी नहीं हो, फोर्स मेजर कंडीशन जो है वो नहीं हो, बाढ़ आ जाए, आग लग जाए, यानी नेचुरल डिजास्टर हो जाए, उन परिस्थितियों को छोड़ करके केवल यदि कोई ऐसी सर्कमस्टांसेज हैं जो प्रमोटर का कोई इसमें डिफ़ॉल्ट नहीं है, रीजनेबल सर्कमस्टांसेज हैं, उन 2 चीज़ों को देख करके अथॉरिटी उसको 1 साल तक का एक्सटेंशन मैक्सिमम दे सकती है। ठीक बात। उसने 1 साल का एक्सटेंशन भी ले लिया। 2017 में उसने ऑनगोइंग जो प्रोजेक्ट था, जो पुराना प्रोजेक्ट चला रहा था, उसने कहा मैं 2020 तक पूरा कर दूंगा। जनवरी 2020 में उसने वायदा किया, 20 में पूरा नहीं हुआ। फिर उसने अप्लाई किया एक्सटेंशन के लिए, तो कहते जनवरी 21 तक कर दूंगा, 1 साल का मिल सकता था, और उसमें 21 में पूरा नहीं किया। इसका मतलब वो पहले भी उसने लेट किया प्रोजेक्ट को, लेट ही नहीं किया, क्रिमिनल डिले था वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। फिर उसको एक अवसर दिया गया, उस अवसर को भी उसने गंवा दिया। फिर उसको एक और मौका मिला एक्सटेंशन के दौरान पूरा करने का, फिर भी नहीं किया।
चूँकि पहले वो फेल हो गया प्रोजेक्ट को टाइम पर पूरा करने में, जो उसने एलओटी से कमिट किया था। एलओटी के प्रति तो उत्तरदायी है। जितना उसने एलओटी को कहा था कि मैं इस तारीख को आपको पोजीशन दे दूंगा, नहीं दिया, तो जब भी वो पोजीशन देगा, जितना भी डिले करेगा, उस डिले का ब्याज जो है, जो पैसा एलओटी का जमा है, उस पर ब्याज उसको उस तारीख तक देना पड़ेगा जिस तारीख को वो पोजीशन देता है। तो एलओटीज का पैसा इस कानून ने सुरक्षित कर दिया। दूसरी चीज थी, जो फेलियर है उसका प्रमोटर का, पुराने मामले को, जो उस समय कानून नहीं था, जो उसने वायदा किया उस डेट को उसने पूरा नहीं किया, जब इस कानून के आने से पहले जो प्रोजेक्ट लागू हुए थे, उस समय पीनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। लेकिन अब जब उसने इस कानून के आने के बाद एक टाइम लाइन उसने दी, उसने एक टाइम पीरियड दिया कि मैं इस तारीख को इस प्रोजेक्ट को पूरा कर दूंगा, और उसने डिक्लेरेशन दिया दैट टू एन एफिडेविट, उस पर भी पूरा नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ कि दैट प्रमोटर हैज वायलेटेड कंडीशंस ऑफ द रजिस्ट्रेशन, तो उसके खिलाफ पीनल प्रोसीडिंग हो सकती है। फिर उसने एक्सटेंशन लिया, एक्सटेंशन दौरान ही पूरा नहीं किया, तो ये दूसरा उसका फॉल्ट हो गया, ये वायलेशन फिर हो गया, तो इसमें फिर क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो सकती है। तो हम लोग क्रिमिनल प्रोसीडिंग दोनों मामलों में कर रहे हैं, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य प्रोजेक्ट पूरा हो। यदि आज हमें लगता है प्रमोटर एक कोई ऐसा प्रपोजल लेकर के आता है कि जी मेरी ये परिस्थितियाँ थी, मैं पूरा नहीं कर पाया और अब इस प्रोजेक्ट को मैं पूरा करने की स्थिति में हूँ, मान लिया फंड्स नहीं थे उसके पास, और आज उसको भारत सरकार ने जैसे स्ट्रेस प्रोजेक्ट के लिए स्वामी फंड का प्रोविजन किया है, स्वामी फंड ने उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अपनी अप्रूवल यदि दे दी है, तो इसका मतलब एक सर्कमस्टांसेस ऐसी आ गई हैं जहाँ हमें रीजनेबल ये लगता है कि ये प्रोजेक्ट अब कम से कम पूरा हो जाएगा, क्योंकि स्वामी फंड ने सैंक्शन से पहले ड्यू डिलिजेंस कराई प्रोजेक्ट की, कि प्रोजेक्ट को पूरा करने में कितना पैसा चाहिए थर्ड पार्टी से। फिर उन्होंने खुद उसकी अप्रेज किया, पूरा अप्रेज करने के बाद उन्होंने कहा इसको इतने पैसे का रिक्वायरमेंट है, और स्वामी फंड ने वो रिक्वायरमेंट कमिट कर दिया, और उससे कहा भाई अब आप जा करके जो रेरा अथॉरिटी है उससे आप इसकी परमिशन लेगा रजिस्ट्रेशन की, कि रजिस्ट्री कंटिन्यू रहेगा, एक्सटेंशन मिल नहीं सकता। ऐसी स्थिति में चूंकि अथॉरिटी ने पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए कि ये प्रोजेक्ट आज पूरा हो जाए, इस तरह के मामलों को कंसीडर किया, और इसी कानून में ये प्रावधान है, इसका सेक्शन 7 जो है उसकी जो सब सेक्शन 3 है, वो ये कहता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में अथॉरिटी यदि ये फैसला करती है कि ये प्रोजेक्ट पूरा होना है, तो रजिस्ट्रेशन को कंटिन्यू कर सकती है बजाय रिवोक करने की, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो जैसे ही उसका एक्सटेंशन का जो पीरियड उसने मांगा था वो ख़त्म हुआ, वो ख़त्म हो गया पीरियड उसकी वैलिडिटी, लेकिन उसको रिवोक अथॉरिटी को करना पड़ेगा। तो अथॉरिटी यदि चाहे कि हमें रिवोक ना करें, और आज सर्कमस्टांसेस इस तरह से हैं, आज इसकी ऐसी स्थिति बन गई है कि प्रोजेक्ट पूरा हो सकता है, इसका स्वामी फंड की अप्रूवल है या इसने फाइनेंस का अरेंजमेंट कर लिया है, और प्रोजेक्ट की अथॉरिटी ने जो ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट को थर्ड पार्टी से चेक करा करके और उस प्रोजेक्ट के बारे में एक पूरा ओवरऑल उसकी इंक्वायरी करा करके जो उसके बेसिक पैरामीटर्स हैं कि भाई कितना पैसा इसमें खर्च हो चुका है, कितना पैसा और लगना है, कितना पैसा एलओटीज का आ चुका है, कितना पैसा और आना है, जो पैसा आना है उससे जो पैसा इस प्रोजेक्ट में लगना है वो कम है, तो मुश्किल होगी, तो उसके लिए उसने जो गैप है उस गैप को पूरा कर लिया है, या जो पैसा एलओटी से ज़्यादा आना है और पैसा लगना कम है, तो इसका मतलब प्रोजेक्ट पूरा हो सकता है यदि पैसे का प्रबंध हो जाए। तो स्वामी फंड ने जहाँ भी कहीं अप्रूवल्स दिए हैं, उन्हीं मामलों में अभी अथॉरिटी ने उनको कंसिडर किया है, क्योंकि स्वामी फंड भारत सरकार की एक योजना के तहत स्ट्रेस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए आया। स्वामी फंड में अपने खुद के चेक एंड बैलेंस हैं, उनका अपना एक मॉनिटरिंग का सिस्टम है, और स्वामी फंड ने ड्यू डिलिजेंस कराने के बाद उस पूरे प्रोजेक्ट को अप्रोच करने के बाद ये देखा है प्रोजेक्ट पूरा हो सकता है, इतना पैसा ऐसे दे दिया जाए। तो स्वामी फंड के उस फाउंडेशन पर कि स्वामी फंड ने अप्रूवल दी है, अथॉरिटी ने उन प्रोजेक्ट को कंसिडर किया कि इन प्रोजेक्ट में हम लोग बजाय रजिस्ट्रेशन को रिवोक करने के, हम रजिस्ट्रेशन को कंटिन्यू करेंगे, वी विल अलाउ टू कंटिन्यू। जिस पीरियड में इसने स्वामी फंड में कमिट किया कि इस पीरियड तक हम इसे पूरा कर देंगे, उस पीरियड तक हम इसके रजिस्ट्रेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। उसमें हम नई टर्म्स एंड कंडीशंस भी लगाते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि एलओटीज का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो। तो
एलओटीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशंस जो रजिस्ट्रेशन को कंटिन्यू करने के लिए ज़रूरी हैं ताकि ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाए, उनको लगाने के बाद जो कि बाइंडिंग है प्रमोटर पर, हम लोगों ने इस तरीके के प्रोजेक्ट कंसिडर किए जा रहे हैं। अभी एक हमारा बहुत उलझा हुआ प्रोजेक्ट था ILD ग्रांड और ILD ग्रीन, इसमें कई हज़ार एलओटीज उलझे हुए थे। ILD ग्रीन को और ILD ग्रांड को जो है स्वामी फंड की अप्रूवल मिल गई। उसके बाद हमने स्वामी फंड ने अप्रूवल के लिए जो बेसिस बनाया था ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट का, स्वामी फंड से कॉन्फिडेंशियली हमने वो रिपोर्ट मंगाई। उस रिपोर्ट का हम लोगों ने, अथॉरिटी ने उसको एग्जामिन किया। फिर अथॉरिटी ने थर्ड पार्टी से प्रोजेक्ट के बारे में जो आवश्यक सूचना इकट्ठी करने के बाद थर्ड पार्टी से अप्रीच कराया कि जो अभी स्वामी फंड का पैसा दिया जा रहा है, इस पैसे से और जो प्रोजेक्ट बच गया है, ये प्रोजेक्ट पूरा किया जा सकता है या नहीं। उनके अप्रूवल लेने के बाद, स्वामी फंड की कंडीशंस को कंसिडर करने के बाद हम लोगों ने इस तरीके के प्रोजेक्ट को अथॉरिटी के सामने रखा है और अथॉरिटी ने कुछ मामलों में यह निर्णय लिया है कि हम 7(3) के तहत इस तरह के प्रोजेक्ट को रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू करने की इजाज़त देंगे। लेकिन अब हमारी मॉनिटरिंग रिग्रेस होगी। अब हम क्वार्टरली रिपोर्ट नहीं लेंगे, अब हम मंथली रिपोर्ट लेंगे। अब हम लोग अपना एक आदमी लगाएंगे, एक मॉनिटरिंग कमिश्नर लगाएंगे। जो मॉनिटरिंग कमिश्नर वहाँ डे टू डे ये देखेगा कि प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस जो इन्होंने स्वामी फंड में कमिट किया है, जो इन्होंने हमें लिख कर जब दिया है, उसके अकॉर्डिंगली इनकी प्रोग्रेस हो रही है नहीं हो रही है। जिस भी स्थिति में हमें लगेगा कि ये प्रोजेक्ट फिर स्लिप कर रहा है, वहाँ हम लोग फिर इंटरवीन करेंगे। अब हम नहीं चाहते कि इस स्टेज के आने के बाद, 7(3) की स्टेज आने के बाद किसी भी प्रकार का हम कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। और एलओटीज के इंटरेस्ट में हम लोग ये इंश्योर करना चाहते हैं कि कम से कम प्रोजेक्ट अब जो इसने कमिट किया है स्वामी फंड में, उसके तहत ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाए। लेकिन इसके साथ साथ जरूरी समझना पड़ेगा, इस कंटिन्यूएशन जो है कर रहे हैं हम रजिस्ट्रेशन का, इससे एलओटीज के हित पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। उस एलओटी का प्रोजेक्ट जिस तारीख को उसने उसको हैंडओवर करना था उस यूनिट का, यदि वो हैंडओवर नहीं कर पाया है तो जिस तारीख को वो हैंडओवर कर देगा स्वामी फंड के बावजूद भी, जब भी कभी वो हैंडओवर करेगा, उस पीरियड तक उसे जो अमाउंट उसके बाद जमा है उसका मासिक तौर पर ब्याज देना होगा निर्धारित दर पर। और निर्धारित दर क्या है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मार्जिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस 2%, जो करीब आज की तारीख में 9.30% के आसपास आती है। एक तो ये। दूसरी चीज़, अथॉरिटी का राइट इंटैक्ट है कि अथॉरिटी उसके खिलाफ पिनल प्रोसीडिंग करे, जो उसने 2 बार फेल और हुआ है। वो किस चीज़ में? जो उसने टाइम पीरियड डिक्लेयर किया था रजिस्ट्रेशन के टाइम पर, उसमें पूरा नहीं किया प्रोजेक्ट, एक्सटेंशन लिया उसमें प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया। तो अथॉरिटी ने अपने इस राइट को इंटैक्ट रखते हुए उसके खिलाफ पिनल प्रोसीडिंग की जाए, उसको इंटैक्ट रखा है, ताकि अभी हमारी जो स्ट्रेस है वो उस पर नहीं है कि हम पिनल प्रोसीडिंग पर दें। पिनल प्रोसीडिंग राइट है हमारा। अभी हमारी जो मुख्य जो उद्देश्य हमारे सामने उद्देश्य ये है कि किसी प्रकार से प्रोजेक्ट पूरा हो, और प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए एलओटी के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए एंड प्रमोटर की भी इंटरेस्ट को ध्यान रखते हैं कि वो इस प्रोजेक्ट को पूरा कर दे, हम लोगों ने इस प्रकार के फैसले लिए हैं। जैसे कि मैंने 2 प्रोजेक्ट बताए, कई प्रोजेक्ट और हैं, रामप्रस्था के कई 2-3 प्रोजेक्ट हैं जिन मामलों में भी वहाँ एबनॉर्मल डिले हुआ है, तो वहाँ भी उन्होंने एप्लीकेशन दी है, वो एग्जामिनेशन में है। ATS ग्रुप का एक प्रोजेक्ट था यहाँ, उस प्रोजेक्ट में भी डिले था, तो वहाँ भी हम लोगों ने इसी प्रकार से प्रक्रिया अपना करके और उनको 7(3) के तहत रजिस्ट्रेशन को कंटिन्यू कराया है। और हम आशा करते हैं कि अथॉरिटी के द्वारा अपने आप अनोखा निर्णय हमारा है। इस प्रकार के निर्णय बहुत कम जगह देश में लिए गए हैं। हमने सबसे पहले 7(3) के इस प्रोविज़न को यूज़ करके और एक प्रक्रिया बनाई है, क्योंकि इसमें 7(3) के तहत न तो रूल्स में ही कोई एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, हमने अपना एक एप्लीकेशन फॉर्म डिवाइस किया है, फिर पूरा प्रोसीजर डिवाइस किया है किस तरह से किया जाएगा। और उसके लिए जो अब कंप्यूटर में जो इन्फॉर्मेशन जाएगी, जो वेबसाइट पर इन्फॉर्मेशन होगी, वो पुरानी इन्फॉर्मेशन तो अवेलेबल है ही, जो फेल हुआ है। अब उससे हमने सारी चीज़ रिवाइज करके लिए हैं कि आज की तारीख में तेरा हम ये रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू करने की परमिशन दे रहे हैं, तो इतने पीरियड में तुम्हारा काम शुरू हो जाना चाहिए। और उसके बाद मंथली हमारे क्या
माइलस्टोन्स हैं वो माइलस्टोन्स अचीव हो जाने चाहिए और मॉनिटरिंग कमिश्नर के माध्यम से उन माइलस्टोन्स को मॉनिटर किया जाएगा। तो पर्पज हमारा ये कि वो सारी की सारी सूचना अब जो आज प्रोजेक्ट की स्थिति है उस पूरी प्रोजेक्ट की स्थिति को वेबसाइट पर लोड करके और अब कितने टाइम पीरियड में उसने पूरा करना है और टाइम पीरियड में किस प्रकार से पूरा करेगा वो सारी सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। उसके लिए हमने एक बहुत डिटेल्ड प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन तैयार की है ताकि एलओटीज़ को भी ये मालूम हो सके कि क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है, कितने टाइम पीरियड में प्रोजेक्ट पूरा होगा। और एलओटीज़ की रिक्वेस्ट भी हम देख रहे हैं। एलओटी जब तक रिक्वेस्ट यदि करते हैं तभी हम इस मामले में आगे जा रहे हैं। बिना एलओटीज़ की ओर से एप्लीकेशन हमें दिए हम इसको नहीं करते, क्योंकि एलओटीज़ यदि हो सकता है कि एलओटी अपना रिफंड मांगे। एलओटीज़ बजाय प्रोजेक्ट को पूरा करने के अब क्या मैं रिफंड दो, इतना लेट हो चुका, उन्होंने कोई ऑल्टरनेट अरेंजमेंट कर लिया हो। तो एलओटीज़ की रिक्वेस्ट भी हमने कंसिडर कर रहे हैं हम लोग और एलओटीज़ की सारी सूचना भी उपलब्ध करा रहे हैं ताकि एलओटी खुद जा करके भी प्रोजेक्ट साइट पर देख सकें कि उनका काम चल रहा है या नहीं चल रहा उस योजनाबद्ध तरीके से जो कि उन्होंने अब अथॉरिटी को सबमिट किए हैं। एक सवाल सर ये है कि जिस तरह से आपने बात की कि डे टू डे मॉनिटरिंग होगी, ये जब पहली बार एक्सटेंशन जब उनको 2008 का मान लीजिए प्रोजेक्ट है और उसके बाद भी वो पूरा नहीं कर पाता है, फिर अथॉरिटी उसको एक समय सीमा देती है, उसी के बाद से अगर मॉनिटरिंग होने लगे या होती है तो फिर वो एक्सटेंशन की उसकी स्थिति तो पता चल जाए। ऐसी स्थिति नहीं बन सकती कि जब उसने एक्सटेंशन मांगा पहले ही वक्त तो ये दोबारा स्थिति आए नहीं कि दोबारा एक्सटेंशन देना पड़े या इस तरह की स्थिति बने। क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट हम लेते हैं और क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट लेने के कारण और जो आज की तारीख में एग्जिस्टिंग प्रोविजंस हैं कानून के, उनके तहत जो सूचना ली जाती है उस सूचना के कारण 95% प्रोजेक्ट अपने समयबद्ध तरीके चल रहे हैं, उनमें डिले नहीं है, टाइम से पहले पूरे हो रहे हैं। लेकिन जो स्ट्रेस प्रोजेक्ट थे, फाइनेंस ही नहीं था, उसके बाद उसने टाइम डेट डिक्लेयर कर दिया फिर भी फाइनेंस अरेंज नहीं कर पाया, एक्सटेंशन ले लिया फिर भी फाइनेंस अरेंज नहीं कर पाया। और आज जब फाइनेंस अरेंज हो गई है तभी हमने कंसिडर किया है। वहाँ भी क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट का प्रोविजन था, लेकिन क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट के बावजूद भी प्रोग्रेस उसकी आई नहीं रही थी, उसका पैसे नहीं थे, क्योंकि उसने टाइम पीरियड डिक्लेयर किया था तो उस टाइम में पूरा नहीं किया तो हमने पीनल प्रोसीडिंग का हमारा राइट इंटैक्ट है, हम पीनल प्रोसीडिंग के खिलाफ करेंगे। तो जो आप कह रहे हैं कि पहले भी प्रोग्रेस मॉनिटरिंग थी क्वार्टरली, लेकिन वो आदमी फेल हुआ और हमें मालूम था कि ये आदमी फेल हो रहा है, तभी ऐसी स्थिति यहाँ तक आई। और आज जब उसने पैसे का अरेंज कर लिया तभी हम उसे अलाउ कर रहे हैं, अन्यथा प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट टेक ओवर भी कर सकती है, एलओटीज भी टेक ओवर कर सकते हैं और कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट पूरा वही प्रमोटर आज करने को तैयार है और ऐसी स्थिति में आ गया है, उसका फाइनेंस अरेंज हो गई है तो उसको अलाउ किया है। अदरवाइज हम लोग उनका पहले भी जो था वो प्रोग्रेस मॉनिटर करने का सिस्टम था, लेकिन उसका पैसे नहीं थे, अब उसने पैसे अरेंज कर लिए। जहाँ बात यही हो रही है कि किस तरह से जो सालों से पड़े हुए प्रोजेक्ट हैं पूरे नहीं हो रहे हैं और ऐसी स्थिति में अलोटे की हालत आप समझ ही सकते हैं, उनको पूरा करने की किस तरह से रेरा कोशिश कर रहा है। चेयरमैन साहब के खंडेलवाल ने ये बताया। अभी हमारे साथ वीके गोयल जी हैं, रेरा के मेंबर हैं। गोयल साहब, स्थिति वही है, निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं कि जिस तरह से ये प्रयास हो रहे हैं कि सालों से चले प्रोजेक्ट को पूरा किया जाए, लेकिन सवाल ये है कि किस तरह की वो शर्तें होंगी, किस तरह से आप मॉनिटर करेंगे कि ये चीज़ें जो सालों से गलती हो रही थी अब ना हो। देखिए, जैसा कि ऑनरेबल चेयरमैन साहब ने एक्सप्लेन किया कि इन जो प्रोजेक्ट्स हैं इसमें वही प्रोजेक्ट्स लिए गए हैं जो अदरवाइज़ वायबल हैं, जिनके अंदर या तो सब्सटेंशियल काम हो चुका है और फंड्स की अभाव के कारण वो रुके हुए थे। अब चूंकि स्वामी फंड जो भारत सरकार की स्कीम है उसके द्वारा उसको इवेलुएट किया गया है और उनको वायबल पाया गया है और रुके हुए सिर्फ फाइनेंशियल किसी लिमिटेशन के कारण थे। तो उस फंड द्वारा चूंकि इसमें फंड्स को एश्योर किया गया है तो इसलिए अब ये किक स्टार्ट किए जा सकते हैं। सिर्फ ये था, स्वामी फंड द्वारा शर्त रखी गई थी कि इनको रेरा जो है एक्सटेंशन दे, एक्सटेंशन ऑन रिक्वेस्ट ऑफ अलॉटीज़, और उसको थर्ड पार्टी से उसको पूरा एसेस करा के उसकी फाइनेंशियल वायबिलिटीज़ और उसके सारे जो प्लान्स और अप्रूवल्स हैं वो इन प्लेस हैं ऑलरेडी, और जो बाकी काम है वो पूरे किए जाने संभव हैं, तभी उसको एक्सटेंशन कंसिडर किया गया है। अब यह सुनिश्चित किया जाना है कि जो फंड्स हैं, क्योंकि उसकी वायबिलिटी तो चेक कर ली गई है स्वामी फंड द्वारा, तो उनका किसी भी प्रकार से डाइवर्सन ना हो, जो फंड्स मिलें वो उस प्रोजेक्ट्स पर लगें और वो जो समय
निश्चित किया गया है उसके अनुसार काम हो। तो उसमें हमने जो एक अलग शर्त रखी है, उसमें एक लोकल कमिश्नर अपॉइंट किया जाएगा जो कि उसको डे टू डे बेसिस पे मॉनिटर करेगा, और जो कमिश्नर लगाया जाएगा जिसको सफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव और इस तरह के प्रोजेक्ट्स को एक्सपीरियंस होगा, उनको नियुक्त किया जाएगा ताकि उसकी मॉनिटरिंग जो है डे टू डे बेसिस पे होए। नंबर 2, उससे हमने जो क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट की बजाय मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट ली जाएगी ताकि कोई भी दिक्कत आए या कोई उसमें डाइवर्सन या किसी भी प्रकार की रुकावट आए तो समय रहते उस पर करेक्टिव मेजर्स लिए जा सकें। एक और चीज़ आती है, LRT को किस तरह से ये जो विश्वास है कि रेरा पूरी तरह से उनके प्रोजेक्ट को पूरा करवाने की कोशिश में लगा हुआ है, तो ये जो इंटरफेस है या जो कोऑर्डिनेशन है कुछ कि LRT को किस तरह से इस तरह की सूचना मिले जो है, इसके लिए माध्यम जो है, क्योंकि रेरा की जो वेबसाइट है और कॉलोनाइज़र की भी जो वेबसाइट है उस पर लेटेस्ट स्टेटस जो है वो अपलोड किया जाएगा और समय समय पे उसको इस बारे में जानकारी दी जाएगी। एक प्रॉपर हम भी कोई मैकेनिज्म बनाएंगे ताकि जिससे कॉलोनाइज़र जो है उनको उसकी जो प्रोग्रेस है उसके बारे में फोर्टनाइटली या मंथली बेसिस पे उसको अवेयर कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया जी। इसके अलावा इसमें एक मॉनिटरिंग कमेटी का भी प्रावधान रहेगा जिसके अंदर जो वहाँ के अलॉटीज़ हैं वो अपनी RWA के माध्यम से बना के नियुक्त करके कमिश्नर के साथ डे टू डे बेसिस पे इंटरेक्ट कर सकते हैं और वो अपनी सारी जानकारी आगे फर्दर मेंबर्स को पास ऑन कर सकते हैं। तो ये मॉनिटरिंग कमेटी की जो है कंटिन्यूस इस पे विजिल रहेगी जिसमें उनका प्रतिनिधित्व रहेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी प्रकार से, क्योंकि अल्टीमेट मकसद जो है वो ये है कि सबसे पहले जो हमारी प्रायोरिटी है रेरा की कि जो अलॉटीज़ हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया उनको अपना जो भी घर यूनिट वो मिले, सबसे पहले ये है। बाकी जो उसके अलावा जो उनका सेकंड राइट है डिले होने के कारण जो उनको नुकसान हुआ है उसके लिए वो हकदार हैं, वो उसके लिए उनको जो पेनल इंटरेस्ट और जो कंपनसेशन है वो दे कैन ऑलवेज क्लेम, बट फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ की जो उनका यूनिट है वो उनको समय रहते या जितना भी यथासंभव जल्दी हो सकता है वो दिया जा सके। ये बड़ी चीज़ बताई है गोयल साहब ने कि जिस तरह से आप लोगों को निश्चित रूप से सालों से जो हो रहा था वो जैसे भी हुआ हो गया, लेकिन अब डे टू डे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपका काम कहाँ चल रहा है। और दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि जब से प्रोजेक्ट शुरू हुआ है तब से अब तक का, जब तक आपको छत नहीं मिल जाती है, वो इंटरेस्ट आपको मिलेगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।